नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ अपराध की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज एक ऐसी कहानी मैं लेकर आया हूँ, एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर इस तरह का कांड कोई कैसे कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक थाना लगता है, द्वारिका थाना। द्वारिका थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, पालम गांव। पालम गांव के गली नंबर 9 में 19 अप्रैल साल 2008 सुबह का समय रहता है। कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को जैसे ही सुबह सुबह फ़ोन जाता है और जैसे ही पुलिस फ़ोन रिसीव करती है, सामने से आवाज़ आती है, साहब जल्दी पालम गांव आइए, गली नंबर 9 में यहाँ कुछ लोगों की हत्या कर दी गई है और यहाँ पर 2 लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा चुका है और एक व्यक्ति अभी भी उसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। अब इधर पुलिस जब अपने टीम के साथ मौकाए वारदात पर पालम गांव पहुंचती है, गली नंबर 9 में, तो वहाँ अंदर जाके देखती है कि 3 लाशें पड़ी हुई हैं। 3 लाशों में एक वृद्ध युवक की लाश, वृद्ध बुजुर्ग की लाश रहती है। वह नितिन वर्मा, जो कि घर का मुखिया रहता है, कारभार देखता था, उसके पिताजी रहते हैं और एक उसकी माँ। वहाँ चारों तरफ खून फैला था, माँ मरी हुई थी और एक गर्भवती पत्नी, वो भी नितिन वर्मा की ही पत्नी, जो कि मृत पड़ी हुई थी। यानी कि एक घर में 3 कत्ल, माँ, बाप और एक प्रेग्नेंट महिला की, यानी कि नितिन वर्मा की जो पत्नी थी, और 2 छोटे छोटे बच्चे जो कि अंतिम सांसें गिन रहे थे। उनको पड़ोस के लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया था और वह अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, क्योंकि उनका बचना बेहद ही मुश्किल था। अब उधर पुलिस जब देखती है अगले कमरे में, तो एक व्यक्ति और भी था जो बैठकर रो रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि नितिन वर्मा था। नितिन वर्मा को भी गंभीर चोटें आई थी, सर पर चोटें थी। जब पुलिस तीनों लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, तो इधर नितिन वर्मा से पूछताछ होती है। नितिन वर्मा बताता है कि रात करीब 1 बजे जब सभी लोग कमरे पर सो रहे थे, तो कुछ लोग आए और पहले उसके पिता की हत्या की और उसकी माँ जो साथ में सो रही थी, दोनों की उन लोगों ने हत्या की। और उसके बाद लूटपाट के इरादन से अगले कमरे में जब बढ़े, तो उन्होंने उसकी पत्नी की हत्या कर दी, जो कि प्रेग्नेंट थी। अब वह व्यक्ति नितिन वर्मा बोल भी नहीं पा रहा था और इधर पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसके हाथों में चोट था, सर में चोट था, वह चल भी नहीं पा रहा था, पैर कटे हुए थे। अब पैरों पे जो निशान वगैरह था कटे हुए का, काफ़ी खून बह रहा था। पुलिस उससे पूछताछ करती है और पूछती है कि जिस वक्त कत्ल हुआ तुम घर में ही थे, तो तुम जिंदा कैसे बच गए? तो वह बताता है कि साहब, एक भारी हथियार से मेरे ऊपर वार किया गया था और मैं बेहोश हो गया था। कई घंटों के बाद जब मुझे होश आया, तो मैंने देखा तो घर में चारों तरफ खून फैला हुआ है और मेरी माँ, मेरे पिता और मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों को बेरहमी से हत्या की गई थी, जिसमें मारने वालों ने मेरे दोनों बच्चे को मृत समझकर छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। पड़ोसियों ने उसे हॉस्पिटल भेजा है और भगवान की मर्जी थी कि मैं जिंदा बच गया। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि तीनों की हत्या, माँ, बाप और उसके पत्नी की हत्या गला रेत कर की गई थी और शरीर में नींद की गोली के कुछ साक्ष्य मिले थे। अब पुलिस बड़ी हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हत्या का मामला है और शरीर में नींद की गोली की भी साक्ष्य मिल रहे हैं। अब शक होता है। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि जब कत्ल हुआ तो सभी लोग सो रहे थे, लेकिन ना तो चीखने की आवाज़ किसी को सुनाई दी, ना ही किसी को कुछ पता चला। अब इधर पुलिस नितिन वर्मा को थाने लेकर जाती है, वहाँ पूछताछ करती है तो नितिन वर्मा कहीं ना कहीं अपने ही बातों में फंसता नजर आ रहा था। अब नितिन वर्मा इस कदर फंसता आ रहा था कि वह टूट जाता है और एक ऐसी हकीकत बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है और जो भी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से इस घटना को सुनता वह दंग रह जाता। लेकिन
पुलिस अब नितिन वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। नितिन वर्मा बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट रहती है। इस दौरान वह अपनी पत्नी को छूता भी नहीं था और वह पास के ही दरियागंज इलाके में एक कंपनी में काम करता था। वहीं पे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की उसके साथ काम करती थी। अब काम करते करते ऑफिस में दोनों, कंपनी का जो ऑफिस था उसमें काम करते करते दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लड़की का नाम मीना रहता है। मीना से नितिन वर्मा की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर आगे बढ़ जाती है कि अब नितिन वर्मा की जब पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है तो नितिन वर्मा पत्नी से अपने दूर रहने लगता है और आए दिन अब मीना के पास जाने लगता है। मीना के पास जाकर अब उससे धीरे धीरे वह प्यार का इजहार करता है और वह बताता है कि वह उसे चाहने लगा है। उस समय उसकी उम्र महज 30 साल थी। अब 30 साल की उम्र में 2 बच्चे भी थे, पत्नी प्रेग्नेंट थी और इधर मीना के साथ नाजायज संबंधों का दौर भी शुरू हो चुका था। अब वह पत्नी के पास जा नहीं सकता था क्योंकि पत्नी कई महीनों की प्रेग्नेंट थी। अब इस दौरान उसने अपनी हवस मिटाने के लिए अब मीना का साथ पकड़ा। मीना भी उसके प्यार में डूब जाती है। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह रात रात को घर नहीं जाता था बल्कि मीना के कमरे पर जाकर, मीना एक किराएदार थी, किराए के रूप में वहाँ रहती थी, पढ़ाई भी करती थी और उसी के साथ वह शारीरिक संबंध बनाने लगा। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पत्नी जब उससे पूछती है कि आजकल 2-2 3-3 तुम गायब रहते हो, घर क्यों नहीं आते हो, मेरी हालत तो देख रहे हो कि मेरी हालत कैसी हुई है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, घर पे होते तो कुछ हाथ बटाते। अब इधर नितिन वर्मा गुस्सा हो जाता है। जब उसकी पत्नी सो जाती है तो वह फ़ोन पर छत पर जाकर बातें करने लगता है। तभी उसकी पत्नी देखती है, नींद खुलती है कि वो पास में नहीं है। अब वो उठकर जाती है तो छत पर देखती है कि नितिन वर्मा किसी और से बातें कर रहा है। अब वो गुस्से में आकर फ़ोन छीनती है तो देखती है किसी लड़की का फ़ोन है। अब उस लड़की को डांट फटकार लगाती है। अब नितिन वर्मा गुस्सा हो जाता है और उधर उसकी पत्नी जाकर अपने सास ससुर को बताती है कि आपके बेटे का नाजायज संबंध है, पत्नी के रहते हुए, मेरे रहते हुए मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी नितिन को कोई भी चिंता नहीं है, थोड़ी सी भी चिंता नहीं है और नितिन किसी और लड़की से बातें कर रहा है, उसी के साथ यह रातें गुजारता है। अब जैसे उसके माँ बाप बुजुर्ग रहते हैं, सुनते हैं तो अपने बेटे को डांटने लगते हैं। अब पिता को शक होता है कि शायद पत्नी झूठ भी बोल सकती है। अब पिता कंफर्म करना चाहता था। अब इधर नितिन वर्मा घर से गुस्सा हो जाता है और घर से जाकर अब उस लड़की के साथ रहने लगता है। अब उसका पिता नितिन वर्मा का जाता है कंपनी में, जाकर बातचीत करता है लोगों से तो पता चलता है कि नितिन वर्मा और मीना का लव अफेयर चल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ रूम शेयर करते हैं, रूम पर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनके बीच बहुत कुछ होता है। अब पिता शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका लेता है और वह यह भी नहीं बताता कि वह नितिन वर्मा का पिता है। अब वहाँ चोरी से निकल कर जाता है अपने घर, जाकर अपनी पत्नी को बताता है, बहू को भी दिलासा देता है और बताता है। अब इधर बहू अपने घर वालों से बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद घर वालों को सारी बात बताती है। अब घर वालों में उसका भाई आता है और नितिन वर्मा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नितिन वर्मा समझने को तैयार नहीं होता है। अब घर वाले धमकी देते हैं कि अगर तुम सुधरोगे नहीं तो तुम्हें पुलिस के पास भेज दिया जाएगा, पुलिस में तुम्हारी शिकायत दर्ज कराई जाएगी और तुम्हारे कंपनी से भी तुमको निकलवा दिया जाएगा। अब यह सारी बातें सुनकर उसे लगता है कि कहीं वो जो उसकी प्रेमिका है मीना से उसका साथ न छूट जाए। अब इस बीच वो मीना को जाने अनजाने में हवस के लिए ही अपनाया था, लेकिन बहुत चाहने लगा था। अब वो उससे शादी करना चाहता था। उसे लग रहा था कि अब घर वालों के चक्कर में कहीं मीना का साथ न छूट जाए। अब मीना में वह बिल्कुल लीन हो गया था। अब इसी तरह वह 19 अप्रैल 2008 की रात को घर जाता है और घर जाने के बाद घर वालों को नींद की दवाइयाँ देता है। जब सभी सो जाते हैं तो बारी बारी से अपने पिता, अपनी पत्नी और अपनी माँ का गला रेत कर हत्या कर देता है और लूट की वारदात दिखाने के लिए, बचने के लिए पुलिस से वो अपने आप को भी घायल कर लेता है। सर पर गंभीर चोट थे, हाथ पैर पे कटे हुए के निशान थे और इधर दोनों बच्चों को भी मार देता है, लेकिन बच्चे बच जाते हैं और उसे पता भी नहीं था कि बच्चे शायद मर गए हैं। बच्चे बेहोशी की हालत में रहते हैं। अब वो कई घंटे गुजर जाते हैं। बचने के लिए बाहर जाकर पड़ोसियों को जोर जोर से चिल्लाकर बताता है कि मेरे घर कुछ चोर आए थे, मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत की है, घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अब पड़ोसियों को शक नहीं होता है, लेकिन
जो हालत थी उसे देखकर पुलिस शक करने लगती है। दोनों बच्चों को पड़ोसी पहले ही हॉस्पिटल भेज चुके थे, लेकिन अंततः दोनों जो बच्चे थे उन्हें भी बचाया नहीं जा सका, यानी कि एक ही घर में 5 कत्ल हो जाते हैं। अब पुलिस उसे जेल भेज देती है हत्या के जुर्म में। अब उधर मामला कोर्ट में चलने लगता है। 1 साल के अंदर ही जज साहब यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। समय बीतता गया, अब उसे अपने किए पर अफसोस होने लगता है। वो कभी पत्नी को याद करके रोता तो कभी अपने पिता माँ को याद करके रोता। लेकिन एक दिन उसकी पेरोल हो जाती है, और पेरोल कोई और नहीं बल्कि उसकी जो प्रेमिका रहती है वही उसे छुड़वाती है। अब उस उम्र कैद की सज़ा काट रहा कैदी नितिन वर्मा पेरोल पर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी पुलिस की रहती है। 15 से 20 दिनों की उसकी पेरोल रहती है। अब इसी दौरान वह हर रोज़ जाकर थाने में अपना सिग्नेचर करता था, अपना अटेंडेंस लगाता था। लेकिन एक दिन पुलिस जब रजिस्टर चेक करती है तो पता चलता है कि आज नितिन वर्मा नहीं आया है। अब दूसरे दिन भी पुलिस देखती है कि नितिन वर्मा नहीं आया, और इधर उसका समय अवधि जो थी पेरोल की पूरी हो चुकी थी। अब पुलिस परेशान होती है और जाकर उसके घर पता लगाती है तो पता चलता है कि वह कई दिनों से गायब है, घर पर नहीं आ रहा है, घर पर ताला लगा हुआ है। अब पुलिस की चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, क्योंकि पुलिस की पूरी जिम्मेदारी थी। अब इधर कोर्ट भी फटकार लगाने लगती है, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था। जेल से सूचनाएं जाने लगती है कि अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। अब इधर थानेदार परेशान होने लगते हैं, सभी लोग परेशान होने लगते हैं। पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाती है। एक उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी का कुछ पता नहीं है। अब पुलिस उसे पता लगाने के लिए नितिन वर्मा का उसके पड़ोस में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह दरियागंज इलाके में काम करता था, शायद वही होगा। पुलिस जब दरियागंज इलाके में पहुंचती है तो पता चलता है कि वह तो काम छोड़कर काफ़ी पहले अपने माता पिता की हत्या में बाहर जेल जा चुका है। अब वो यहाँ काम नहीं करता है। शायद अभी कंपनी वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि वह जेल से छूटकर भाग चुका है। अब इधर पुलिस वहाँ से हैरान परेशान होकर फिर कुछ लोगों से, उसके दोस्तों से बातचीत करती है तो पता चलता है एक मोबाइल नंबर मिलता है। फ़ोन जब किया जाता है उस नंबर पर पुलिस करती है तो वह स्विच ऑफ आने लगता है। अब पुलिस को कहीं से एक सुराग मिलता है। वह पालम कॉलोनी में रहता है, अब यहाँ नहीं रहता है। पुलिस जब पालम कॉलोनी जाती है तो वहाँ पता चलता है कि वह तो कई दिनों से यहाँ से भी कमरा खाली कर चला गया है, अब वो यहाँ नहीं रहता है। अब पुलिस परेशान होने लगती है। जाहिर सी बात थी कि पुलिस की पूरी जिम्मेदारी थी, और एक उम्र कैद का कैदी जो अपने माता पिता और अपनी पत्नी की हत्या किया हो वह फरार हो गया हो। अब इधर पुलिस उसकी जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। अंततः पुलिस को एक सुराग मिलता है कि वह अपना फ़ोन और सिम अक्सर चेंज करता रहता है, और उसे एक बार दिल्ली में देखा गया था 2015 में। अब पुलिस को लगता है कि 2015 में वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था। अब पुलिस उसके पास जाती है, उससे बातचीत करती है उसके दोस्त का पता लगाकर, तो पता चलता है कि वह गुवाहाटी में छिपा हुआ है, गुवाहाटी में रहता है। उसे लगता है कि पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाएगी। अब पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसका फ़ोटो वगैरह लेकर अब तरह तरह का भेष बदल कर पुलिस कभी दूध वाला बन जाते तो कभी सब्जी वाला बनकर अब आसपास के एरिया में, पूरे गुवाहाटी में, गुवाहाटी के हर क्षेत्र में वह उस व्यक्ति का लोगों से पूछताछ करते, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई साल बीत जाते हैं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था और वह गुवाहाटी में ही छिपा हुआ था। फिर इसी बीच पता चलता है कि वह नितिन वर्मा अपनी प्रेमिका से भी बातें करता है। जब प्रेमिका के पास पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि प्रेमिका भी वहाँ पर नहीं है, वह भी गुवाहाटी में ही साथ में दोनों रह रहे हैं। अब इधर पुलिस काफ़ी परेशान होने लगती है, कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे साल 2022 बीत जाता है, 2023 भी बीत जाता है, साल 2024 आ जाता है। अब पुलिस अपना जी जान लगाए हुए थी। उधर कोर्ट से पुलिस पर दबाव बन रहा था। जज साहब फटकार लगा रहे थे पुलिस वालों को। जेल से आए दिन सूचना जा रही थी कि जल्द से जल्द उसे जेल में भेजा जाए। कोर्ट से भी अब उसे अपराधी घोषित कर, जो कि उम्र कैद का अपराधी रहता है,
अब भगोड़ा घोषित कर उसे पकड़ने के लिए हर जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी एक जगह 2024 में 16 जून को पुलिस के पास फ़ोन आता है कि जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे हैं वो गुवाहाटी के ही एक क्षेत्र में छुपा हुआ है और उसके ऊपर कुछ इनाम रखा जाता है। अब उस इनाम के चक्कर में वह व्यक्ति जो मुखबिर रहता है वो पुलिस को बताता है वो अपना नाम बदल कर, अपना भेष बदल कर गुवाहाटी के ही एक क्षेत्र में चामोली बाज़ार में रहता है। अब चामोली बाज़ार जब पुलिस जाती है तो वह उसे पता चल जाता है नितिन वर्मा को वह नाम बदल कर वहाँ पर छिपा हुआ था। अब वह अपना नाम शकील अहमद रखकर गुवाहाटी में रहता था। अब उधर किसी को पता नहीं चल रहा था कि पुलिस बार बार नितिन वर्मा के नाम से पूछती थी तो किसी को पता नहीं चल रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ाकर इन 15 सालों में वह मुस्लिम बन फिरता था। अब पुलिस को शक होता है। पुलिस लोगों से पूछती है कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसा जो कई साल पहले यहाँ आया हो और यहाँ रहता हो। उस समय इसकी शक्ल ऐसी थी कि एक साइकिल वाला रहता है, वह बताता है कि यह व्यक्ति पास वाले ही गली में रहता है और इसका नाम शकील है, आप नितिन वर्मा गलत बता रहे हैं। अब पुलिस जब उस जगह पर पहुंचती है तो जो व्यक्ति ने पहले फ़ोन किया था कि यह व्यक्ति इस यही एरिया में रहता है, मैंने देखा है। अब पुलिस उस व्यक्ति की भी तलाश कर उसे भी लेकर आती है, उसे साथ लेकर तलाश करती है क्योंकि वह व्यक्ति फ़ोटो देखकर पहचान चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि एक चाय वाला था। उसके यहाँ अक्सर वह चाय पीने जाता था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन वह कॉलोनी को नहीं पहचानता था कि वह कहाँ से आता था, कहाँ से जाता था। अब मात्र वही एक व्यक्ति था जो पहचानता था और एक साइकिल वाला भी कॉलोनी तो बता देता है लेकिन कौन सा गली है, कौन सा नंबर है, यह नहीं पता था। और जब भी पुलिस उस कॉलोनी में घूमती थी तो वहाँ से भाग जाता था। अब पुलिस को एक जगह से उसका नंबर मिलता है जो वहाँ वो यूज़ कर रहा था। पुलिस किसी के माध्यम से वह नंबर उपराती है और उसके बाद उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है, किन किन लोगों से वह बातें करता है। तो पता चलता है कि वो किसी से बातें ही नहीं करता था, मात्र एक लड़की से बात करता था जो कि उसकी प्रेमिका थी और वह फिर उत्तर प्रदेश में छिपी हुई थी। अब पुलिस प्रेमिका को तो छोड़ देती है लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस करती है। लोकेशन ट्रेस कर नितिन वर्मा के पास पहुंचती है। नितिन वर्मा शांति से सो रहा था एक किराए के कमरे में। पुलिस वहां जाती है, उसे दरवाज़ा खटखटाती है तो वो बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है पुलिस पूछती है कि क्या आप नितिन वर्मा को जानते हैं, यहीं वो रहता है। दरअसल पुलिस भी पहचान नहीं पा रही थी लेकिन तभी वो कहता है कि जी नहीं, मैं शकील हूँ और मैं नहीं जानता नितिन वर्मा कौन है। अब पुलिस शकील को गिरफ्तार करती है और उसकी जब पर खातिरदारी करती है और वहाँ से लेकर दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद उसका जो दाढ़ी मूछें रहती हैं वह कटवाने के बाद जब पुलिस देखती है तो कहती है कि देखो, पुलिस से कितना भी चाहे शातिर अपराधी हो वो कभी बच नहीं सकता है। अब पुलिस नितिन वर्मा को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज देती है और सज़ा वही, उम्र कैद। अब सलाखों के पीछे नितिन वर्मा है। कहता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की निगाहों से और कानून के हाथों से कभी बच नहीं सकता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। 15 साल बाद लगभग नितिन वर्मा शातिर अपराधी अपने माता पिता और अपने प्रेग्नेंट पत्नी का कत्ल कर उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और वहाँ से वह भाग जाता है। महज एक अय्याश लड़की और खुद एक नाजायज़ संबंध के लिए। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है दीपक है। दीपक जी, देखिए, कोई कहानी हम खुद नहीं बनाते हैं, जो घटनाएं होती हैं वही न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हमें मिलती है और हम उसे स्टडी करते हैं और कई जगह से पता लगाने के बाद ही हम आप तक पहुंचाते हैं। अब कौन मिलने के लिए अपनी बेटी से या अपनी पत्नी से मुंबई नहीं गया, दिल्ली नहीं गया, अब यह तो हमें नहीं पता, लेकिन कहानी बिल्कुल सत्य है। सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से। सोहन लाल सेठिया जी हैं बिवार राजस्थान के रहने वाले हैं। राहुल सिंह जी हैं, स्नेहा सिंह जी बहन हैं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। साहिल भाई हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो भी हमारे नए साथी हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।